नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और विस्फोटक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मध्य पूर्व में माहौल एकदम से बहुत तनावपूर्ण हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच जो पर्दे के पीछे की लड़ाई चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। सीधी सैन्य भिड़ंत शुरू हो चुकी है। और ये वाकई चिंता की बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, जैसे कि द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स और कुछ थिंक टैंक्स के विश्लेषण, उनके आधार पर इस पूरी स्थिति को परत दर परत समझने की कोशिश करें। आखिर ये सब हुआ क्या और क्यों? हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी इजराइल की तरफ से हुई सैन्य कार्रवाई पर, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया, उनके जवाबी हमले कैसे थे, और इसमें अमेरिका का क्या रोल रहा, उनकी दखलंदाजी और फिर दुनिया भर के देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रही। जी, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में इस टकराव के भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। हमारा मकसद यही है कि ये जो इतनी उलझी हुई घटनाएं हैं, उन्हें थोड़ा सरल करके पेश किया जाए। सही, ताकि जो मुख्य तथ्य हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, वो साफ हो सकें और सुनने वालों को इस अहम भू राजनीतिक घटनाक्रम की एक गहरी समझ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इजराइल की तरफ से क्या हुआ, ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक लगभग 13 जून 2022 के आसपास इजराइल ने ईरान के अंदर कई रणनीतिक बहुत अहम ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ये सिर्फ हवाई हमले नहीं थे, कुछ गुप्त ऑपरेशंस की भी बात सामने आ रही है। अच्छा, गुप्त ऑपरेशंस भी। और निशाने पर क्या था, किन जगहों को टारगेट किया गया? निशाने पर मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थल थे, जैसे नतांज, फोर्डो, इस्फहान। ये वो जगह हैं जहां ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन जगहों को निशाना बनाया गया। यानी सीधे परमाणु ठिकानों पर हमला। जी हाँ, और सिर्फ परमाणु ठिकाने ही नहीं, तेहरान, तब्रीज, करमानशाह जैसे शहरों में जो मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स थे, जहां से मिसाइलें दागी जा सकती हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। और साथ ही ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर भी हमले हुए। एक तरह से ईरान के सैन्य और आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश। ये तो बहुत व्यापक हमले लगते हैं। और आपने गुप्त ऑपरेशंस का जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ और जानकारी है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में, जैसे विकिपीडिया पर जो जानकारी संकलित की गई है, उसमें ये बात सामने आई है कि शायद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर ही गुप्त ड्रोन बेस बना लिए थे। ईरान के अंदर? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया है, कहना मुश्किल है कैसे, लेकिन रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इन बेस से फिर माइक्रो यूएवी बहुत ही छोटे, मुश्किल से पकड़ में आने वाले ड्रोन, उनका इस्तेमाल किया गया मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करने के लिए। ये ड्रोन शायद पहले से ही वहां पहुंचा दिए गए थे या किसी और तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे। माइक्रो यूएवी, ये तो नई तरह की तकनीक लगती है युद्ध में। इसका असर क्या हुआ ईरान पर? इन हमलों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? असर काफी गंभीर था। जो शुरुआती आंकड़े ईरानी मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आए, उनके मुताबिक 224 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और घायलों की संख्या तो 1200 से भी ज्यादा बताई गई। ओ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और चिंता की बात यह है कि इनमें बहुत से आम नागरिक भी शामिल थे। हमलों के बाद राजधानी तेहरान से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन की भी खबरें आईं। लोग डर के मारे शहर छोड़कर जा रहे थे। एक दहशत का माहौल बन गया था। क्या उन्होंने फौरन कोई जवाबी हमला किया? हाँ, जवाब आया, लेकिन शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी। हमलों के करीब 6 घंटे बाद ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई। कुछ विश्लेषण समूह जैसे अंडरस्टैंडिंग वॉर, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पहले लगभग 100 हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। 100 ड्रोन? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को इजरायली और शायद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। इसके साथ ही कम से कम एक सिजिल मिसाइल भी दागी गई। सिजिल ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो शुरुआती जवाब उतना असरदार नहीं रहा। हाँ, शुरुआती हमला शायद एक तरह से सिग्नल देने जैसा था, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पर ईरान यही नहीं रुका, ये तो बस शुरुआत थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ईरान ने अपने हमलों की रफ्तार और पैमाना दोनों बढ़ा दिए। 18 जून तक आते आते अलग अलग स्रोतों से जो खबरें आ रही थी, उनके मुताबिक ईरान ने करीब 1000 ड्रोन्स और 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी।
1000 ड्रोन और 20 से ज्यादा मिसाइलें, ये तो बहुत बड़ा हमला है। क्या ये सब इजराइल तक पहुंचे? सारे तो नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 200 ड्रोन्स और कुछ मिसाइलें इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहीं। मतलब इजराइल का जो आयरन डोम और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्हें रोक नहीं पाया। कुछ न कुछ तो अंदर आ ही गए। और इन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया? हाँ, नुकसान की खबरें हैं, लेकिन एक घटना जो बहुत ज्यादा चिंताजनक और भयानक थी, वो 19 जून को हुई। 19 जून को क्या हुआ था? विकिपीडिया और अन्य न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार एक ईरानी सिजिल मिसाइल दक्षिणी इजराइल के बियारशेवा शहर में गिरी। और वो गिरी कहाँ? शहर के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर के बिल्कुल पास। अस्पताल के पास? हे भगवान! जी हाँ, मिसाइल सीधे अस्पताल पर तो नहीं गिरी, लेकिन उसके इतने पास गिरी कि अस्पताल की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। खिड़कियां टूट गईं, दीवारें हिल गईं, और रिपोर्ट्स ये भी थीं कि वहां किसी तरह का रासायनिक रिसाव भी हुआ, शायद अस्पताल में रखे किसी पदार्थ से। रासायनिक रिसाव? और लोग हताहत हुए? हाँ, इस हमले में करीब 50 लोग घायल हुए। गनीमत ये रही कि शायद कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अस्पताल जैसी जगह पर हमला, इसकी दुनिया भर में बहुत निंदा हुई। इसे कई लोगों ने युद्ध अपराध तक कहा। बिल्कुल, अस्पताल पर हमला तो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये दिखाता है कि मामला कितना बढ़ गया था। अच्छा, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ बात हो रही थी, कुछ नई तरह की मिसाइलें। हाँ, ये एक अहम बात है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रकाशनों ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने इन हमलों में अपनी एक नई और उन्नत मिसाइल खैबर शेकन का भी इस्तेमाल किया। खैबर शेकन, इसकी क्या खासियत है? डार पर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और भी कठिन हो जाता है। स्टेल्थ मिसाइल, तो ये इजरायली सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती हुई होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ईरान अपनी मिसाइल तकनीक को लगातार विकसित कर रहा है, शायद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए ही। ये संघर्ष का एक और खतरनाक पहलू है। तो ये जवाबी हमले चल ही रहे थे कि अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। उनकी क्या भूमिका रही? हाँ, अमेरिका का शामिल होना इस संघर्ष का एक और बड़ा मोड़ था। 22 जून के आसपास द गार्डियन और वैनिटी फेयर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने भी ईरान पर सीधे हवाई हमले किए। अमेरिका ने सीधे हमले किए ईरान के अंदर? जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के उन्हीं परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें पहले इजराइल ने निशाना बनाया था, फोर्डो, नतांज, इस्फहान। मतलब अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीधा हमला किया। लेकिन क्यों अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ? क्या ये इजराइल की मदद के लिए था? कारण तो कई बताए जा रहे हैं। शायद इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देना, ईरान को एक कड़ा संदेश देना कि वो और आगे न बढ़ें, या फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। असल वजह पर तो बहस हो सकती है, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूद पड़ा। और अमेरिका के अंदर इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सब लोग इस फैसले से सहमत थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वैनिटी फेयर की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस छिड़ गई। कुछ सांसद, खासतौर पर जो इजराइल के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन कई दूसरे सांसदों और विश्लेषकों ने इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या राष्ट्रपति के पास बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर हमला करने का अधिकार था? तो अमेरिका के अंदर भी इस पर मतभेद थे। ये तो होना ही था, इतने बड़े कदम पर मतभेद तो होंगे ही। इस अमेरिकी कार्रवाई का कूटनीतिक स्तर पर क्या असर हुआ? दुनिया के बाकी देशों ने क्या कहा? कूटनीतिक असर तो बहुत गहरा हुआ। सबसे पहले तो वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ जो भी थोड़ी बहुत पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी, उसे फौरन रोक दिया। जाहिर है, जब आप पर हमला हो रहा हो तो आप बातचीत कैसे करेंगे? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और बाकी दुनिया, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सब ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लड़ाई को और न बढ़ाया जाए। ब्रिटेन ने तो अपने देश में आतंकी खतरे का लेवल ही बढ़ा दिया। शायद उन्हें डर था कि ईरान या उसके समर्थक गुट ब्रिटेन में कोई जवाबी कार्रवाई न करें। अच्छा, ब्रिटेन ने खतरे का स्तर बढ़ा दिया। और ईरान के अंदर क्या चल रहा था इस दौरान? क्या वहाँ से कुछ खबरें आ रही थी? ईरान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब थे। हमलों के बाद सरकार ने लगभग पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया या बहुत धीमा कर दिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि हमलों की खबरें या लोगों के विरोध की तस्वीरें बाहर आएं।
इससे संचार पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों में अफरा तफरी और घबराहट और बढ़ गई। इंटरनेट ब्लैकआउट ये तो आजकल सरकारें अक्सर करती हैं ऐसी स्थितियों में। और कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान क्या कर रहा था? क्या वो दुनिया से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था? अब रूस और शायद चीन जैसे देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये दिखाता है कि कैसे ये क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक शक्तियों के बीच के समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा था। रूस और ईरान के रिश्ते पहले से काफी करीब हैं, खासकर सीरिया के मामले में। ये तो पूरा मामला बहुत ही जटिल और खतरनाक होता जा रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? रणनीतिक तौर पे क्या लग रहा है? इजराइल का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग वॉर जैसे थिंक टैंक का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि इजराइल का शायद इरादा था कि वो ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने वाला अपना अभियान, जो उन्होंने लगभग 14 दिन का प्लान किया था, उसे जारी रखें। वो ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से निष्क्रिय करना चाहते थे। 14 दिन का अभियान। और ईरान के पास क्या विकल्प थे? क्या वो और जवाबी हमले कर सकता था? यहीं पर ईरान एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। द गार्डियन जैसे स्रोत बताते हैं कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के विकल्प थोड़े सीमित थे। मतलब इजराइल पर सीधे बड़े हमले करने की उनकी क्षमता शायद उतनी नहीं थी, या फिर वो ऐसा करने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। तो फिर वो क्या कर सकते थे? उनके पास कुछ विकल्प थे, जैसे वो शायद और छोटी दूरी की मिसाइलें दाग सकते थे, या फिर वो अपने प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल कर सकते थे। प्रॉक्सी समूह यानी वो हथियारबंद गुट जो ईरान के समर्थन से लड़ते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया में मिलिशिया। ईरान शायद इन्हें इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए उकसा सकता था। हाँ, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल तो ईरान पहले भी करता रहा है। और कोई विकल्प? एक और विकल्प था समुद्री व्यापार में बाधा डालना, खास तौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। ईरान पहले भी वहां टैंकरों को पकड़ने या धमकाने जैसी हरकतें कर चुका है। वो शायद फिर से ऐसा करके दुनिया पर दबाव बना सकता था। ये तो बहुत खतरनाक विकल्प है, खास तौर पे प्रॉक्सी वाला और हॉर्मुज़ वाला। इससे तो लड़ाई और फैल सकती है। बिल्कुल, और यही ईरान के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट के एक विश्लेषण में कहा गया, एक तरफ तो उन पर अपनी जनता और समर्थकों का दबाव था कि इजराइल से बदला लिया जाए, अपनी सैन्य ताकत दिखाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो बहुत बड़ी कार्रवाई करते तो उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके शासन को ही खतरा न पैदा कर दे। हाँ, ये शासन बचाने वाली बात, ये हमेशा ऐसे शासनों के लिए सबसे अहम होती है। जी, इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का वो बयान बहुत मायने रखता है, जब उन्होंने कहा कि सभी विकल्प मेज़ पर हैं। इसका मतलब था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं बता रहे थे कि वो असल में क्या करेंगे। वो एक तरह से अनिश्चितता बनाए रखना चाहते थे। तो ये तो हुई ईरान और इजराइल की बात। इस पूरे संघर्ष का क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या खतरा दिख रहा है? खतरे तो बहुत हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जैसे प्रकाशनों ने साफ तौर पर लिखा है कि ये स्थिति ईरान, इजराइल और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी बहुत बड़े क्षेत्रीय और राजनीतिक जोखिम पैदा कर रही है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित ना रहे। मतलब दूसरे देश या गुट भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, खास तौर पे प्रॉक्सी गुट। अगर हिजबुल्ला लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दें, या हूती विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दें, या इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ जाएं, तो ये आग पूरे मध्य पूर्व में फैल सकती है। और इसका असर दुनिया पे क्या पड़ेगा? तेल की कीमतें? ज़रूर। जैसा मैंने कहा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बहुत अहम है। अगर वहाँ तनाव बढ़ता है या शिपिंग में कोई बड़ी रुकावट आती है, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका असर फिर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास धीमा होगा। तो ये सिर्फ मध्य पूर्व का संकट नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पे इसका असर आएगा। बिल्कुल, ये एक वैश्विक संकट बन सकता है। और इन सब रणनीतिक और आर्थिक बातों के बीच हमें मानवीय पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आम लोगों पर क्या बीत रही है? जैसा हमने पहले बात की, ईरान में हमलों की वजह से सैकड़ों मौतें हुईं, हजारों लोग घायल हुए, राजधानी से लोगों को भागना पड़ा, मतलब आंतरिक विस्थापन हुआ। इंटरनेट बंद होने से उनकी परेशानियां और बढ़ीं, डर और अनिश्चितता का माहौल था। और इजराइल में? वहाँ भी तो मिसाइलें गिरी। हाँ, इजराइल में भी नुकसान हुआ। सबसे भयानक तो वो सोरोका अस्पताल वाला हमला था।
भले ही मौतें कम हुई हों, लेकिन अस्पताल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर हमला लोगों में बहुत गहरा सदमा और डर पैदा करता है। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, लोगों की सामान्य जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई। ये वाकई दुखद है। किसी भी संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। जी हाँ, और ये कीमत सिर्फ जान माल की नहीं होती, बल्कि मानसिक तौर पर भी होती है। डर, सदमा, अनिश्चितता, ये सब लंबे समय तक लोगों को परेशान करते हैं। तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटें तो क्या कह सकते हैं? देखें, कुल मिलाकर यही लगता है कि ये संघर्ष, जो शायद सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, अब बहुत तेजी से भड़क उठा है। इसमें हमने दोनों तरफ से काफी ज्यादा सैन्य ताकत का प्रदर्शन देखा। हवाई हमले, ड्रोन, स्टील्थ मिसाइलें, गुप्त ऑपरेशन। और इसका असर सीधा आम नागरिकों पर पड़ा है, बहुत गंभीर असर। हाँ, मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। और साथ ही हमने देखा कि कैसे अमेरिका जैसी बड़ी वैश्विक शक्ति भी सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल हो गई, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। और ईरान, वो किस स्थिति में है? ईरान साफ तौर पर एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बदला लेने का दबाव है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। दूसरी तरफ अपने शासन को बचाने और एक बड़े विनाशकारी युद्ध से बचने की मजबूरी है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी जो हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चली है। आखिर में एक सवाल जो शायद सबके मन में होगा। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आगे क्या होगा। क्या ये जो सीमित टकराव हमने देखा, जिसमें हमले और जवाबी हमले हुए, क्या ये रुक जाएगा या फिर ये एक बड़े व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा, खासतौर पर तब जब ईरान अपने शासन की स्थिरता और सैन्य जवाब देने की जरूरत के बीच बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा है। सही। और अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे पूरे मध्य पूर्व के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, वैश्विक शांति के लिए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ अटकलों का विषय है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि हालात और ना बिगड़े। बिल्कुल, उम्मीद ही कर सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें लगातार नजर बनाए रखनी होगी। आज इस गहन पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत